आप सभी साथियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। आज जो है हम लोग भूगोल यानी दक्षता के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा भूगोल में उन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी, यानी हम लोग आज सौर मंडल के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए, तो सौर एक जो पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है पूर्णिमा। तो पहला बात ये कि पूर्णिमा किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है। नेक्स्ट, ठीक इसके 15 दिन बाद जो है चंद्रमा का एक नया रूप हम लोगों के समक्ष आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अमावस्या कहते हैं। क्योंकि दक्षता का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो निश्चित रूप से आप लोग के माइंड में एक चीज जो होना चाहिए कि दक्षता में जो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत ही बेसिक स्तर का क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग को खूब हाई लेवल का तैयारी नहीं करना, हम लोग को बस बेसिक लेवल 6, 7, 8 तक अगर आप अच्छे तरीका से पढ़ लेते हैं तो हम इस बात का गारंटी देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा पक्ष जो हर एक चीज को आप लोग भी निश्चित रूप से इन सभी तथ्यों से पहले देख चुके होंगे, बस एक बार उसको रिकॉल करने का हम कार्य करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी भी पिंड हैं, बहुत सारे ऐसे भी आकाशीय पिंड हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश होता है उसमें वो क्या हो जाता है, छिप जाता है। उसमें क्या हो जाता है, वो छिप जाता है, वो नहीं दिखाई पड़ता है, वो नहीं दिखाई पड़ता है। अब बात करें खगोलीय पिंड, तो आपके सामने होगा कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है। तो आप जब रात में या रात्रि में आसमान में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप तारे को देखते हैं। आप क्या देखते हैं, आप तारे को देखते हैं, आप ग्रह को देखते हैं, आप चंद्रमा को देखते हैं। क्षुद्र ग्रह तो जल्दी नहीं दिख पाता है, कभी कभी दिखने को मिलता है, या उल्का पिंड, ये सब हमेशा दिखने को नहीं मिलता है। तो हम जो अपने आंखों से आसमान में जब देखते हैं तो ये जो आकाशीय पिंड हमें दिखाई पड़ते हैं इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड कहलाता है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। हम खगोलीय पिंड को भी दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक ऐसा पिंड होगा जिनके पास अपना उष्मा होगा, अपना ऊर्जा होगा, है कि नहीं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बहुत बड़े होंगे, गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होती है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि खगोलीय पिंड को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक ऐसा कैटेगरी होगा जिसमें खगोलीय पिंड के पास अपना उष्मा होगा, अपना ऊर्जा होगा। इस प्रकार के खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के खगोलीय पिंड को हम लोग तारा कहते हैं। जबकि दूसरे कैटेगरी में जो हम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक खगोलीय पिंड का ऐसा भी कैटेगरी होता है जिसके पास अपना उष्मा नहीं होता है, वे दूसरे खगोलीय पिंड के सहारे चमकते हैं, है कि नहीं। उस प्रकार के खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं या प्लेनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं या प्लेनेट कहते हैं। जैसे देख लीजिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, ऐसे खगोलीय पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे देख लीजिए हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश या कोई ऊर्जा नहीं है। इसे जो प्रकाश मिलता है या उष्मा जो मिलती है वो किससे मिलती है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक का भी तारा है। आपके एग्जाम में बहुत फास्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसी इन्हीं टॉपिकों से छोटा छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन
पिछले भी एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले भी एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से, आप दक्षता की तैयारी करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे संस्थान से जुड़े और हमारे दिए गए इस नंबर पर 8051 आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस नंबर पर 97 091 24 019 निश्चित रूप से आप इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं और दक्षता की तैयारी को आप सार्थक रूप दे सकते हैं। आप अगर हम लोग के संस्थान के द्वारा सीटेट का 5 मई से एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है जो कि फाउंडेशन बैच है, जिसमें सभी विषयों के अलग अलग टीचर होंगे, चाहे वो साइकोलॉजी हो यानी पैडागोजी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो ईवीएस का पोर्शन हो, सभी पोर्शन, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, हर एक विषयों के अलग अलग शिक्षक होंगे और हर एक विषयों का अलग अलग टीचरों के द्वारा आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अगर सीटेट के बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस नंबर पर कॉल करें। टोटल क्लास आपको जो है ऐप के थ्रू मिलेगा, यानी वहां आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका क्लास छूट जाता है उसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग जो तथ्य देख रहे थे उन्हीं तथ्य को देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे पृथ्वी की, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की। तो हमने क्या बताया पृथ्वी में? हमने बताया कि जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपनी संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। ये चीज ऑलरेडी हम बता चुके हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। यानी ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा इसको जरूर दिमाग में रखिएगा कि अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी का जो स्थान है वो कितना स्थान है? तीसरा। जबकि आकार के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी का कितना स्थान है? पांचवा। यानी दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है कितना स्थान पर है? तो तीसरा, थर्ड। और अगर बात किया जाए आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से तो पृथ्वी का कितना स्थान है? तो पांचवा। कितना स्थान है? पांचवा। अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे पढ़ने के लिए तो ज्योग्राफी बहुत ही डिटेल में पढ़ा जा सकता है, पर हमारा जो एग्जाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है, इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में जाने का कार्य नहीं करेंगे। और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ज्यादा डिटेल में नहीं, जो सिलेबस में है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी 2/3, जब हम लोग ऊपर से यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीला दिखाई पड़ता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके 2/3 भाग में, इसके 2/3 भाग में क्या है? पानी है। आपसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी पर कितने तिहाई पर या पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है? तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा 2/3 भाग पर पानी है। 2/3 भाग पर पानी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, काला ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी की उपस्थिति के कारण। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भू आप, यानी ध्रुव के पास हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्णतः गोल नहीं है। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे वहां बताया जाता था कि हमारी पृथ्वी का शेप नारंगी के जैसा है। जिस तरह से नारंगी दोनों ओर, ऊपर और नीचे क्या है? थोड़ा चिपटी है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है क्या है? हल्का चिपटी है। हल्का क्या है? चिपटी है। और इस चिपटी होने के कारण इसका एक नया नाम दिया गया जिसे कहा जाता है भू आप। क्या कहा जाता है? भू आप। क्या कहा जाता है? भू आप। क्या कहा जाता है? भू आप। भू आप को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइड। तो अगर इंग्लिश में बोले तो ज्वाइड,
और हिंदी में बोले तो भू आब। हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो अब बहुत सारे साथी गलती से क्या करेंगे, कहेंगे मेरी पृथ्वी की आकृति गोल है, पर हमारी पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोल नहीं है, पूर्णतः गोल नहीं है। इस तथ्य को भी दिमाग में आप लोग रखेंगे निश्चित रूप से। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं ग्रह। तो हम लोगों ने बताया, मैंने पहले भी बताया कि जो खगोलीय पिंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी प्रकाश होती है, जिनके पास अपना ऊष्मा होता है, जिनके पास अपना ऊर्जा होता है। और कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड हैं जिनके पास ना तो अपना प्रकाश होता है, ना ही अपना ऊष्मा होता है, ना ही अपना ऊर्जा होता है। वे क्या करते हैं, वे किसी दूसरे तारे की मदद से, किसी दूसरे खगोलीय पिंड की मदद से वे चमकते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह किसे कहा जाता है, तो ग्रह होने के लिए मिनिमम दो कैटेगरी का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरियां हैं, पर जो दो श्रेणी में आता है उसको हम लोग ग्रह मानते हैं। पहला कैटेगरी है कि वो हर हाल में किसी न किसी तारे का चक्कर लगावे, परिक्रमण करे, क्या करे, परिक्रमण करे, परिभ्रमण करे। ठीक है, तो अगर जो कोई भी आकाशीय पिंड जो क्या करे, किसी न किसी तारे का निश्चित रूप से रोटेट, यानी उसका क्या करे, चक्कर लगावे, उसके चारों ओर क्या लगावे, चक्कर लगावे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए निश्चित रूप से कि उसके पास अपना कोई प्रकाश ना हो, यानी वो खुद प्रकाश उत्पन्न ना करता हो। तो भाई ये दोनों कैटेगरी को जो फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। और ग्रह की बात किया जाए तो ये सबसे पहला जो ग्रह है वो क्या है, मरकरी है। वो क्या है, मरकरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुध कहते हैं। क्या कहते हैं, बुध, जिसको क्या कहेंगे, बुध। बुध के बाद जो हमारा आ जाता है, बुध के बाद जो हमारा आ जाता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, ये हमारा प्लूटो है। तो आप एक चीज और याद रखेंगे कि पहले जो है प्लूटो को ग्रह के श्रेणी में रखा गया था, मगर अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा गया है। इसके दो कारण हैं, एक तो इसका साइज जो है बहुत सारे उपग्रह से छोटा है, यानी कुछ ऐसे उपग्रह हैं जिसका साइज प्लूटो से भी बड़ा था। दूसरा कारण है, ये क्या करता था, ये अरुण, वरुण की कक्षा को, यानी वरुण जिस कक्षा में रोटेट करता है, जिस कक्षा में चक्कर काटता है, उस कक्षा को ये काटता था, यानी उसके पथ पर ये चला आता था। इसलिए इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो टोटल ग्रह की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल ग्रह की संख्या 8 हो गई। सबसे पहला ग्रह कौन है, तो बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी। तो हम बताए थे ना कि दूरी के अगर हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी का कैमा स्थान है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी का, दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा स्थान है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा स्थान है। थोड़ा सा एक पॉइंट और दिमाग में रख लीजिए, ये चार जो ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि ये चार जो ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो है वो किस चीज का बना हुआ है, चट्टान का बना हुआ है, जबकि बाह्य ग्रह जो है आपका किस चीज का बना हुआ है, बाह्य ग्रह आपका गैस का बना हुआ या तरल का बना हुआ है, तरल पदार्थ का। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश उष्मा नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, और प्लेनेट जो है ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है, और प्लेनेटाई का मतलब होता है कि चारों ओर चक्कर काटना। हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्रह का मतलब ही है कि वो एक निश्चित कक्षा में किसी न किसी तारे का क्या करे, चक्कर काटे, क्या करे, चक्कर लगावे, चारों ओर घूमे, चारों ओर घूमे। अब बात करते हैं उपग्रह की, अब बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह कुछ ऐसे भी आकाशीय पिंड हैं जो किसी न किसी ग्रह का, किसी न किसी ग्रह का निश्चित रूप से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इनके पास अपना खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है। तो जो अगर ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी न किसी
ग्रह का, किसी न किसी प्लेनेट का चक्कर लगाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे उपग्रह। उसको क्या कहेंगे, उपग्रह। उसको क्या कहेंगे, उपग्रह। उसको क्या कहेंगे, उपग्रह। आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो भी क्या है, एक उपग्रह है। आसमान में जो दिख रहा है, हम लोग जो देखते हैं चंद्रमा, वो भी क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसकी दूरी जो है पृथ्वी से कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, 3,84,400 किलोमीटर। एक पॉइंट और याद रखिएगा, पृथ्वी का व्यास और चंद्रमा का व्यास। तो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी 1/4 है। मान लीजिए अगर पृथ्वी का व्यास 10 है तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे साथी के माइंड में रहता है कि इस चीज को लेकर कंफ्यूजन, एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि हम लोग जो है चंद्रमा के एक ही पक्ष को देख पाते हैं। जैसे एक चीज गौर कीजिए, जैसे एक चीज गौर कीजिए, जैसे ये है, हम लोग भी जो है, हम लोग, हमारा पृथ्वी का जो रिवॉल्व करने का समय है वो भी अप्रोक्स ये 27 दिन में लगाता है। और इसी के अप्रोक्स में लगभग इतने ही दिनों में, इसे थोड़ा सा ज्यादा दिनों में हम लोग भी चक्कर लगाते हैं। इसे थोड़ा ज्यादा दिनों में हम लोग भी चक्कर लगाते हैं। तो माना जाता है कि दोनों का समय एक है। तो चंद्रमा जैसे ऐसे चक्कर लगा रहा है तो पृथ्वी भी इसी तरह से चक्कर लगाते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम चंद्रमा के एक ही भाग को, यानी इधर जो देख रहे थे इसी भाग को देख पाते हैं, इस भाग को नहीं देख पाते हैं, इस भाग को नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे साथी का कमेंट होता है कि सर हम लोग जो है पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा देखते हैं। हाँ, पूर्ण चंद्रमा आप देखते हैं, मगर पूर्ण चंद्रमा में आप उसके पीछे वाले पार्ट को नहीं देखते हैं। वो 2D फिगर नहीं है, वो 3D है। इस चीज को भी आप समझने का कष्ट करेंगे। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि क्या हम चंद्रमा के पूरे भाग को देख पाते हैं, तो नहीं। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक होता है मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह जो है होता है वो एक कृत्रिम पिंड है, यानी ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। इसके बनाने का मेन उद्देश्य होता है कि जैसे मौसम से संबंधित, चाहे वो मोबाइल फोन या टेलीकॉम से संबंधित, किन्हीं या लोकेशन से संबंधित, या किसी चीज का जांच परख करने से संबंधित चीजों को हम लोग अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम पिंड बनाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जो आपको नाम याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। वो कौन कौन है, वो कौन कौन है याद रखिएगा। इनसेट है, ये टोटल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए कह रहे हैं ये सब नाम को आपको दिमाग में रखना है। इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया, ये सब जो है क्या है, भारतीय उपग्रह हैं, भारतीय उपग्रह हैं। बात किया जाए कि अगर चंद्रमा पर सबसे प्रथम बार कौन गए थे, तो सबसे पहली बार कौन गए थे, तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप लोग माइंड में रखने का कार्य करेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। अगर बात करते हैं सूर्य की, तो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जो है हमारे सौर मंडल में, हाँ, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर क्या है, हाँ, हमारा जो है सूर्य स्थित है। हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रह देखिए तो हम पहले भी बता चुके हैं, सबसे पहले बुध आएगा, तब शुक्र आएगा, तब पृथ्वी आएगा, तब बृहस्पति, तब शनि, तब यूरेनस यानी अरुण तथा वरुण। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा कहा जाता है। ये भी बात हम बताए थे
ग्रह निश्चित रूप से एक पथ पर क्या करता है, तारे का चक्कर लगाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसके पीछे हमने रीजन बताया था। एक तो इसका साइज जो था बहुत सारे उपग्रह से छोटा था, दूसरा ये जो है निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था। एक पॉइंट और आप याद रख लीजिए कि प्रकाश की गति जो होती है वो कितना होती है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या आपको मीटर प्रति सेकंड में देगा, और मीटर प्रति सेकंड में देगा तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये याद रखिए, नहीं तो ये याद रखिए 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में अगर रहता है तो आप निश्चित रूप से उसको क्या करेंगे, टिक करने का कार्य करेंगे, उसको आंसर देने का कार्य करेंगे। सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऐसे आप अगर लूसेंट में देखिएगा या महेश वर्णवाल जी का जो बुक है ज्योग्राफी का, वहां देखिएगा तो ये टाइम जो है 8 मिनट नहीं, वहां 8 मिनट 20 सेकंड या 30 सेकंड दिया हुआ है, मगर एनसीईआरटी बुक में आपको 8 मिनट दिया हुआ है। आपके एग्जाम में कभी भी 8 मिनट और 8 मिनट 20 सेकंड एक साथ नहीं रहेगा। अगर 8 मिनट रहेगा तो 8 मिनट टिक कीजिएगा, अगर 8 मिनट 20 सेकंड रहेगा तब 8 मिनट 20 सेकंड से आप लोग टिक कीजिएगा। दोनों एक साथ नहीं आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। और बात किया जाए सौर मंडल, तो सौर मंडल में हम लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कौन कौन चीज आ जाएंगे। हमारे सौर मंडल में सूरज आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, 8 ग्रह आ जाएंगे। 8 ग्रह के भी अलावे बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिन्हें हम लोग जो है नंगी आंखों से ठीक ढंग से या हमेशा नहीं देख पाते हैं। तो वो जो पिंड होंगे, चाहे जैसे बात किया जाए क्षुद्र ग्रह की बात किया जाए, चाहे उल्का पिंड की बात किया जाए, तो हम लोग जो है अपने सौर मंडल में इस चीज को देखेंगे कि कौन कौन ऐसे आकाशीय पिंड हैं और उनको समझने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो अगर बात किया जाए सौर मंडल तो सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, और जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सौर परिवार का मुखिया किसे माना गया है, सूर्य को माना गया है, जो कि केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग को सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग अब देखेंगे, हम लोग देखेंगे नक्षत्र मंडल में, नक्षत्र मंडल को देखने का कार्य करेंगे। तो नक्षत्र मंडल होता क्या है, नक्षत्र मंडल कुछ नहीं है। नक्षत्र मंडल में जो है तारों का एक समूह होता है जो एक निश्चित प्रकार की आकृति बनाती है। उन्हीं आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल जो है, जो दो मेन है, एक है अर्सा मेजर जिसे हम बिग बियर कहते हैं, इसी प्रकार का ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। एक है स्मॉल बियर, एक है स्मॉल बियर जिसे हम लोग सप्तऋषि कहते हैं, जो कि फेमस है, जिसके बारे में आपको दिमाग में रखना है। तो इसका पहला पॉइंट यहाँ से जो दिमाग में रखना है वो क्या रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि ज्यादा फेमस है, तारों का समूह है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि सप्तऋषि में तारों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा सप्तऋषि में तारों की संख्या 7 तारों का एक समूह है, यानी तारों की संख्या 7 है। ये भी जो है अर्सा मेजर यानी बिग बियर का ही एक पार्ट है, बिग बियर का ही एक पार्ट है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, देख लीजिए, एक तारा यहाँ हो जाता है, दूसरा तारा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ और सातवां यहाँ। ठीक है, ये एक 7 तारों का समूह है, ये एक 7 तारों का समूह है, ये एक 7 तारों का समूह है। ठीक है, ये लिटिल वाला हो गया, ये बिगर हो गया। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारों का ये समूह रहता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे ध्रुव तारे के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, ध्रुव तारे के बारे में।
तो देखिए गौर कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है ना हल के आकृति का माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि किसान जो है वहां हल चला रहा है, किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, ये स्मॉल वाला है, स्मॉल बी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके ठीक नॉर्थ में देखिएगा तो एक तारा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं। तो अभी ना हम लोग के पास मैग्नेट आ गया, जिसकी सहायता से हम लोग पता कर लेते हैं कि उत्तर दिशा किधर है। प्राचीन काल में इसी तारे की मदद से लोग जो है दिशा का निर्धारण करते थे। ध्रुव तारा जिधर दिखता था, लोगों का ऐसा मानना था या मानते थे या इस चीज को एज्यूम करते थे कि वही डायरेक्शन जो है आपका क्या है, उत्तर दिशा है। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। अगर बात किया जाए क्षुद्र ग्रह की, तो क्षुद्र ग्रह जो है क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्षुद्र ग्रह है क्या। तो आप लोग माइंड में रखेंगे कि क्षुद्र ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं एक, जब हम लोगों का अगर डिटेल से पढ़ते तो हम इस बात को बताते कि टोटल जो ब्रह्मांड जो पहले था वो एक ही था, वो और एक बार विस्फोट हुआ, ठीक है। तो वो चीज हो जाएगा, डिटेल में जाना, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझिए कि क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह का ही पार्ट था, उससे ही अलग हुआ है, यानी ग्रहों का जो टुकड़ा हुआ था, विस्फोट हुआ, तो वो क्या हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा ग्रह से जो अलग हुआ, वही क्या है आपका क्षुद्र ग्रह है, वही क्या है, क्षुद्र ग्रह है। हम कह सकते हैं ग्रहों के ही भाग, जैसे जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इन पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अब समझते हैं उल्का पिंड, उल्का पिंड किसे कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो जो होता है क्षुद्र ग्रह जो होता है, वो उसका जो है थोड़ा साइज बड़ा होता है, उल्का पिंड जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों का समूह, देखिए एक चीज और समझने का आप कार्य कीजिएगा, तारों का जो समूह होता है, लाखों तारा अगर आपस में मिलेगा, लाखों तारों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, तारा, वो क्या कहलाएगा, आकाशगंगा कहलाएगा। क्या कहेगा, आकाशगंगा कहलाएगा। जबकि लाखों आकाशगंगा मिलता है तो क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड बनता है। क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ये चीज भी आप पॉइंट कर लीजिएगा। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है, मिल्की वे। उसका क्या नाम है, मिल्की वे। उसका क्या नाम है, मिल्की वे। लाखों आकाश गंगा मिलकर किस चीज का निर्माण करती है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब देख लीजिए, ये जो आकाश गंगा होती है वो क्या होती है, वो एक व्हाइट प्रकार की पट्टी होती है, जो हम लोग को एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हुए दिखती है। ऐसा प्राचीन समय में ऐसा एज्यूम किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि ये क्या है, एक बहती हुई नदी है, प्रकाश की एक बहती हुई नदी है। इसलिए हम लोग जो है प्राचीन समय में ही इसे क्या कहने लगे, आकाश गंगा कहने लगे। क्या कहने लगे, आकाश गंगा कहने लगे। तारों वाली खुली आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा में मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौर मंडल इसी मिल्की वे का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा, आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों बादलों और तारों का क्या है, गैसों की एक प्रणाली है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की। तो जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो किन चीजों से मिलकर बना है, हमने बताया अभी तुरंत कि तारों के समूह से आकाश गंगा बनता है, और आकाश गंगाओं के समूह से क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है।
आकाश गंगाओं के समूह से क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। तो आज की कक्षा में बस आज इतना ही रहने दीजिए। आप जो भी साथी अगर जो हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को एक सुनिश्चित दिशा दे सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को अगर दक्षता की तैयारी करनी है, अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना है, तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों को चलना होगा। क्योंकि समय कम है और कम समय में हम लोगों को टू दी पॉइंट पढ़ना है, ना कि बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करना है। बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा नहीं करना है, टू दी पॉइंट ही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।